नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट का यूपी पीसीएस 2024 जो आने वाली परीक्षा है आरओ एआरओ तथा यूपीएससी परीक्षा, जिसमें हम टॉपिक वाइज भारतीय संविधान का टॉपिक वाइज टॉप 25 क्वेश्चन जो है वह विगत परीक्षाओं में, जैसे कि सीडीएस की परीक्षा हो गई, यूपीएससी की परीक्षा हो गई, यूपी पीसीएस की परीक्षा हो गई, तो उनसे टॉपिक वाइज करके टॉप 25 क्वेश्चन की एक सीरीज आपके सामने लेकर आएंगे, जो कि आगामी जो परीक्षा हमारी होने वाली है उसके दृष्टिकोण से आपके लिए यह 25 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट जो कि हम जानते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वह स्टेट पीसीएस हो या फिर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट, इन 25 प्रश्नों को हम अच्छे से देखेंगे और अपना जो है वह टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे। इन 25 प्रश्नों को जो टॉपिक वाइज है लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप जो है अपना जो अभी तक आपने जो बुक से, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा है, आप कितना उस बुक को समझ पाए हैं, उस सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट के उस लेसन को कितना समझ पाए हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम जो है वह इन 25 क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हैं। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेट भी हमारे द्वारा इसे किया जाएगा और आप भी जो है वह इसे अच्छे से दीजिएगा। और यह टॉपिक वाइज जो है सीरीज वह लगातार चलती रहेगी, लेकिन इसके लगातार चलने के पीछे जो है वह आपका भी सपोर्ट चाहिए। तो स्टूडेंट, सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले जो है हम हमारा जो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो आज का जो है हमारा टॉपिक होगा, सबसे पहले सब जो टॉपिक है उसका नाम होगा कि किस चैप्टर से है। तो यह है भारतीय संविधान का निर्माण। किससे? भारतीय संविधान का निर्माण। यह जो है आज का हमारा पहला चैप्टर है। इससे जो है वह 25 क्वेश्चन लिए जाएंगे। इसके बाद जो है फंडामेंटल राइट, फिर उसके बाद सिटीजनशिप। तो टॉपिक वाइज जो है वह पूरे हर टॉपिक में लगभग 25 से 50 क्वेश्चन, जैसे जो टॉपिक बड़े रहेंगे तो उनसे 50 क्वेश्चन भी लिए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है स्टूडेंट कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान को के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। भारतीय संविधान का निर्माण जो है, हम जानते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1950 को 26 जनवरी। जबकि यह आंशिक रूप से जो है वह 26 नवंबर को जो है वह 1949 को बनके तैयार हो गया था और आंशिक रूप से लागू हो गया था। तो इसी कारण 26 नवंबर को जो है वह 26 नवंबर 26 नवंबर को जो है वह किसके रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में। किसके रूप में? संविधान दिवस के रूप में। तो 26 नवंबर को जो है वह आंशिक रूप से लागू हुआ था और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी को 1950 को। तो यह एडिशनल जानकारी थी। तो इस प्रकार जो है वह हमारे संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अभी अभी हमने जो पहले क्वेश्चन में जो एक्सप्लेन दिया उसमें ही आपका यह उत्तर मिल जाएगा। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को जो है वह संविधान कैसे लागू हुआ है? संविधान, हमारा जो संविधान है वह
आंशिक रूप से, कैसे? आंशिक रूप से जो है वह, आंशिक रूप से हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। तो इसी कारण जो है इसे क्या कहा जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और स्टूडेंट, यह कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो इसकी शुरुआत जो है वह कब से हुई? इसकी शुरुआत 2015 से, 2015 से जो है यह इसकी शुरुआत हुई। यानी कि इससे पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था, 2015 से ही इसकी शुरुआत हुई। तो 26 जनवरी 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, उसी को जो है वह उपलक्ष्य में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाने लगा। और इसकी शुरुआत कब हुई? 2015 से। और 2015 है, इसी से क्यों हुई, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किस इसी से क्यों हुई। तो 2015 में स्टूडेंट, 2015 में जो हमारे संविधान निर्माता है, हमारे जो संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की क्या थी, 125वीं जो है वह 125वीं जो है वह क्या थी, जयंती थी। 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो है वह संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाया जाना सुनिश्चित किया। कब से? 2015 से। तो यह रहा हमारा दूसरा प्रश्न। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को, तो इसको क्या है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है कि ब्रिटिश संसद द्वारा जो है वह नामित किया गया। किसको? प्रारूप समिति तैयार करने वाले जो सदस्य थे उन्हें किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। तो यह क्या है, यह गलत है। दूसरा है बी कि गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, यह भी गलत है। और तीसरा है विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। और नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो यह भी गलत है, क्योंकि उसमें जो है वह सभी पार्टियों की सदस्यता थी, तो सिर्फ दो के आधार पर नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन जो है वह सी सही होता है कि विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। तो सबसे पहले प्रारूप समिति को हम जान लेते हैं। तो प्रारूप समिति जो थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे, इसके प्रारूप समिति के इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा इसमें जो है वह कुल 7 अन्य सदस्य थे। कितने? 7 अन्य सदस्य, 7 अन्य सदस्य थे। इस समिति का मुख्य काम था, प्रारूप समिति का, कि संविधान का जो पूरा आउटलेट है, यानी कि उसका जो एक प्रारूप है उसका निर्माण, न कि पूरा संविधान, जैसे कि पूरा संविधान नहीं बनाते, पर अपितु जो पूरा संविधान होता है उसका एक प्रारूप तैयार किया गया था। उस पर बाद में कई दौर में जो है वह संविधान सभा के द्वारा चर्चा की गई, उसमें परिवर्तन किए गए, संशोधन किए गए। तो मुख्य रूप से जान लेते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। इसके अलावा इसमें कुल 7 सदस्य थे। और इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को जो है वह इसका गठन किया गया था। और इसका गठन कैसे किया गया था? तो प्रत्येक विधानसभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा, और उनके द्वारा जो है वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव जो है किसके माध्यम से किया गया था? एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया गया। एकल संक्रमणीय मत, आशा करता हूं को आपको पता, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम आपको पता होगा कि पहले खंभा छुओ। इसके अलावा क्या होता है कि एकल संक्रमणीय पद्धति, जो कि हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में जिसका उपयोग किया जाता है, और पहले खंभा छुओ की पद्धति जिसे फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम कहा जाता है, तो वह हमारे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जिसका उपयोग किया जाता है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है इनका चुनाव किया गया था। किसके द्वारा? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा।
तो हमारा ऑप्शन जो है वह सी सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से किसने विधानसभा को हिंदुओं का निकाय कहा? किसने कहा? हिंदुओं का निकाय। तो यह किसका कथन था? यह लॉर्ड लॉर्ड विस्काउंट का जो है यह कथन था। तो लॉर्ड विस्काउंट ने भारतीय संविधान की जो है वह जो संविधान सभा है उसकी आलोचना करते हुए संविधान सभा को क्या बोल दिया था? हिंदुओं का निकाय बोल दिया था। क्योंकि इसमें कहा था कि ज्यादातर जो प्रतिनिधि हैं वह हिंदू हैं, क्योंकि इसमें जो है हिंदुओं का जो है प्रभुत्व था। और इसी प्रकार जो है एक टिप्पणी और चर्चा में आती है, वह किसकी थी? वह विंस्टन चर्चिल की थी, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि संविधान सभा ने जो है वह भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। यानी कि क्या किया? विंस्टन चर्चिल ने कहा, क्या कहा कि संविधान सभा है वह केवल किस क्या किया? एक बड़े समुदाय का जो है वह प्रतिनिधित्व किया, जबकि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वह इससे अछूता रह गया। तो यह किसका कथन था? विंस्टन चर्चिल का। तो दो कथन हमने देखा, एक किसका? लॉर्ड विस्काउंट का, जिन्होंने क्या कहा था? हिंदुओं का निकाय। और विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि यह एक बड़े समुदाय है। इसके अलावा आइंस्टीन ने भी भारतीय संविधान के बारे में कुछ बोला था। तो उन्होंने क्या बोला? तो आइंस्टीन ने बोला कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। यानी कि उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस पर सीधे हमला बोला, कांग्रेस पर, क्योंकि उस समय प्रभुत्व किसका था? कांग्रेस का। तो उन्होंने क्या बोला? एक दलीय देश का, यानी कि भारत क्या है? एक दल उन्होंने बोला कि भारत में एक दल है, और उस जो संविधान सभा है एक दलीय निकाय बोला उन्होंने। क्या बोला? एक दलीय निकाय। किसने बोला? आइंस्टीन ने जो है वह भारतीय संविधान सभा को क्या बोला? एक दल का एक दलीय निकाय, एक दल वाले देश का एक दलीय निकाय बोला। तो कुल हमने 3 महत्वपूर्ण जो है वह बिंदुओं को उनके स्टेटमेंट को देखा, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आशा करता हूं कि यह जो प्रश्न है आपको अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि यह इस सब्जेक्ट के भारतीय संविधान का जो है टॉपिक है, भारतीय संविधान का निर्माण, उसके काफी महत्वपूर्ण शब्दों को हमने चुना है और आपके समक्ष लाया है। और आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, ताकि जो है इसी प्रकार के अन्य जो टॉपिक्स हैं उनको भी हम आपके समक्ष पहुंचाएं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है वह सुमेलित करना है। तो सूची 1 क्या है स्टूडेंट? तो सूची 1 है कि भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से जो है वह ग्रहित किए गए हैं, यानी लिए गए हैं। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मूल अधिकार कहां से लिया गया है। तो मूल अधिकार कहां से लिया गया है स्टूडेंट? तो मूल अधिकार जो हमारा है वह कहां से लिया गया है? वह लिया गया है अमेरिका से। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये इस तरह से कर देंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली हमारी कहां से ली गई? ब्रिटेन से, यानी कि यूके से। और आपात उपबंध जो है हमारे, आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? तो आपात उपबंध स्टूडेंट हमारे लिए गए हैं जर्मनी से। तो आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं स्टूडेंट? जर्मनी से। और अंतिम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह कहां से लिए गए हैं? वह लिए गए हैं आयरलैंड से। तो अगर इसको हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन सी है वह सही होता है। तो इस प्रकार हमने देखा। तो यह जो हमारा संविधान है उसे कहा जाता है कि यह विभिन्न देशों से जो है वह मिलकर बना है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, और इसमें दुनिया के बहुत ही महत्वपूर्ण देशों के महत्वपूर्ण जो उपबंध हैं उनको शामिल किया गया है। तो ब्रिटेन जैसे हो गया, ब्रिटेन भारत जो है वह उसी का उपनिवेश था। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे जो लक्षण है उसके संसदीय प्रणाली के वह भारत ने स्वीकार किया, और भारत का अधिकांश हिस्सा जो है वह ब्रिटेन द्वारा जो निर्मित भारत शासन अधिनियम जो था
1935 का उससे भी लिया गया है। तो सर्वाधिक रूप से यदि हम कहें तो ब्रिटेन से ही प्रेरित है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका से भी प्रेरित है, जिसमें मूल अधिकार लिए गए हैं। इसके अलावा यदि यूएसए से हम बात करें, कुछ आपको एडिशनल बताते हैं कि जैसे मान लीजिए यूएस से हम अगर करें तो उससे क्या लिया गया था। एक तो हमने यहाँ पे देखा कि यूएस से क्या लिया गया, मूल अधिकार। एक क्या लिया गया, जो न्यायिक पुनर्विलोकन होता है, जुडिशियल रिव्यू, आप 60 में समझ जाएगा, जुडिशियल रिव्यू। इसके अलावा जो है वह संविधान की सर्वोच्चता जो है वह ली गई, संविधान की सर्वोच्चता संविधान की सर्वोच्चता यूएस से ली गई। इसके अलावा जो है यूएस का ली गई, राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया। क्या लिया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसके अलावा राष्ट्रपति का महाभियोग, इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग। तो स्टूडेंट यह सारे उपबंध जो है वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। इसके अलावा जर्मनी से हमने जो देखा कि आपातकाल लिए गए के दौरान जो है वह मूल अधिकारों का निलंबन, जैसे कि आपातकाल जो होता है उसके बाद मूल अधिकारों का निलंबन, यह सब जो है आर्टिकल किस में देखते हैं, आपात उपबंध कहाँ है, आपात कहाँ है, 358 में, आर्टिकल 358 में। तो आपात उपबंध जो है वह कहाँ से लिए गए, जर्मनी से। तो इसी प्रकार जो है वह कई देशों से जो है वह कुछ न कुछ लिया गया है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार लिया गया है। यानी कि जैसा कि भी हमने देखा, तो संविधान संशोधन जो है वह इस प्रक्रिया का जो है विचार कहाँ से लिया गया है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया क्या होती है कि जैसे संविधान, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है वह न तो अत्यधिक लचीला है और न ही अत्यधिक कठोर है, और उसमें जो है वह आर्टिकल 368 के द्वारा जो है वह इसके उपबंधों के तहत जो है वह संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है। तो यह प्रावधान कहाँ से लिया गया, यह प्रावधान लिया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है वह इसके प्रक्रिया ली गई है कि किस प्रक्रिया के द्वारा जो है वह संविधान में संशोधन किया जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से अवयव संविधान की मूल संरचना के तत्व है। मूल संरचना से तात्पर्य हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। जैसा कि आपने बार बार अक्सर न्यूज में सुना होगा, समाचारों में सुना होगा, बेसिक स्ट्रक्चर। न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस शब्द का प्रयोग काफी बार किया जाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वह संविधान का एक मूल जो ढांचा है उसको दर्शाता है कि उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता किसी भी स्थिति में। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वह कब आई थी, तो बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी थी, आपको एक केस याद होगा, केशवानंद, कौन सा केस, केशवानंद भारती केस आया था। कब आया था, 1973 का एक केस है। तो इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने दर्शाया कि संविधान की मूल संरचना में जो है वह संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। तो बात अब यह उठती है कि आखिरकार मूल संरचना है क्या। तो जो इसकी कोई जो है स्पष्ट परिभाषा हमारे संविधान में नहीं दी गई है। इसे जो है वह विभिन्न अपने मामलों में जो केस सुप्रीम कोर्ट में होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही धीरे धीरे कुछ जो है वह बिंदुओं को उजागर किया गया है और उन्हें बताया गया है कि यह संविधान के क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो उन्हीं में से कुछ ऑप्शन दिए गए और पूछा है कि कौन सा जो है वह बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो है वह बेसिक स्ट्रक्चर है, यह एकदम सही है। इसके अलावा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, यह भी संविधान का जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, यह भी बेसिक स्ट्रक्चर है। यह किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 226 में है, 226 में है। और सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस में है, एससी की, सुप्रीम कोर्ट की, तो वह है आर्टिकल 22 के सब क्लाज 2 में। तो इसे ध्यान रखिएगा, अभी आपसे पूछ सकता है।
तो यह भी जो है वह बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, यह तो फंडामेंटल राइट ही है, और यह भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार जो हमारे चारों ऑप्शन है वह सही होते हैं, और चारों बेसिक स्ट्रक्चर हैं। इसके अलावा कुछ और बेसिक स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो उसमें क्या होगा, जैसे कि आप सुन लीजिए, उसको ध्यान में रखिएगा या तो नोट कर लीजिए कहीं पे। जैसे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है हमारा, वह भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत करता है। नोट कर लीजिए आप लोग, लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसके अलावा संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, ध्यान दीजिएगा, धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष चरित्र, क्योंकि संविधान में जो है हमारे वह पंथ निरपेक्ष शब्द का जिक्र है, ना कि धर्म निरपेक्ष। तो संविधान का जो पंथ निरपेक्ष चरित्र है वह। इसके अलावा राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसके अलावा कल्याणकारी राज्य। इसके अलावा यदि हम देखें तो संसदीय प्रणाली और रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन, समानता का सिद्धांत, न्यायपालिका का सिद्धांत इत्यादि जो अभी हमने शब्द बोले, यह सब क्या किसके अंतर्गत आते हैं, यह सारे जो है वह संविधान के किसके अंतर्गत आते हैं, मूल संरचना के अंतर्गत। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने देखा। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संविधान सभा का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क, ध्यान दीजिएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के प्रत्येक प्रांत की सीट को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और हिंदू में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा। ध्यान दिया, संविधान सभा का प्रत्येक प्रांत यहाँ पे दिया है। ध्यान शब्द पकड़िए स्टूडेंट, एमसीक्यू से क्या फायदा होगा, यह जो टेस्ट आप लोग दे रहे हैं इससे क्या फायदा होगा, इससे सिर्फ यही फायदा होगा कि इसमें जो टेस्ट में जो शब्द आते हैं उस शब्द को आप पकड़िए, उसी के आधार पर जो है आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है क्या बोला, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, और हमें ज्ञात है कि उस समय जो है वह सार्वभौमिक मताधिकार तो नहीं ही था, यानी कि सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था स्वतंत्रता तक, तो इसलिए यह तो गलत हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रत्येक प्रांत जो है, इसी यही जो है वह संशय प्रकट करता है कि प्रत्येक प्रांत में जो है वह मुसलमान, सिख और सामान्य के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो है वह सीटों को बांटा गया था। तो इस प्रकार यह भी जो है हमारा जो प्रश्न है वह गलत हो जाता है। तो अब बचता है हमारा तीसरा, जो हमारा ऑप्शन है यह भी गलत हो जाता है। और नेक्स्ट है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। संविधान सभा का गठन जो है वह कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर गठन किया गया था। तो इस प्रकार जो हमारा यह तीसरा स्टेटमेंट है यह सही हो जाता है। तो सिर्फ इसमें कौन सा सही हो जाता, 3, तो केवल सी जो है वह सही हमारा ऑप्शन होगा, केवल तीसरा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो शब्दों को पकड़ के हम देख सकते हैं। और यहाँ पे एक हिंदू शब्द भी लिया, जबकि इसमें जिक्र किसका था, सामान्य, न कि सिर्फ हिंदू। तो इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। अब पहला है संविधान सभा और उपसमिति और उसके अध्यक्ष। तो अल्पसंख्यक उपसमिति जो थी, अल्पसंख्यक उपसमिति, तो सुमेलन पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक। तो अल्पसंख्यक इसमें क्या दिया है, जेबी कृपलानी, तो यह तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्पसंख्यकों की समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। यहाँ पे हम लिखते भी जाते हैं एच.सी. मुखर्जी, यह गलत है। इसके अलावा मूल अधिकार उपसमिति के जो अध्यक्ष थे यह एच.सी. मुखर्जी नहीं थे, यह कौन थे, यह जेबी कृपलानी जी थी। तो यह कौन थे, जेबी कृपलानी थे, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति का मतलब एडहॉक समिति होता है। तो इसके जो है अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी जो थे इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल
नेहरू थे, नेहरू जी थे, न कि वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रकार हमने देखा तो यह लगभग चारों जो है ऑप्शन जो है वह गलत हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है डी सही होता है, क्योंकि आप पूछा है कौन सही नहीं है। तो इस प्रकार चारों को हमने देख लिया, इनके सही क्या होंगे और गलत क्या इसमें दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कांग्रेसी प्रारूप समिति के सदस्य में शामिल थे। तो प्रारूप समिति अभी हमने देखा था कि प्रारूप समिति जो थी 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसके अलावा इसमें 7 अन्य सदस्य थे। तो इसमें पूछा है कि कौन जो थे कांग्रेसी जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो कौन से सदस्य जो थे कांग्रेसी, मतलब कि वो कांग्रेस के भी सदस्य थे। तो इसमें जो है वह गोपाला स्वामी जो आयंगर है, एन गोपाला स्वामी आयंगर, यह कांग्रेस के भी सदस्य थे और साथ ही साथ प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। इसके अलावा जो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तो यह जो थे यह इसके क्या नाम से प्रारूप समिति के सदस्य तो थे, परंतु यह जो थे यह मुस्लिम लीग से जो है वह जुड़े हुए थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके अलावा सैयद मोहम्मद जो सादुल्लाह हैं, यह भी इसके सदस्य थे, परंतु यह मुस्लिम लीग से जुड़े थे। इसके अलावा डीपी खेतान जो थे वह कांग्रेस से जुड़े हुए थे और प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। और बीएल मित्र जो थे, बीएल मित्र, यह भी जो थे यह इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, परंतु यह कांग्रेस से नहीं जुड़े थे। यह किससे थे, यह निर्दलीय थे, यह निर्दलीय थे। तो इसमें जो है वह यह निर्दलीय थे। तो कौन सा, ऑप्शन ए और 4 यह दोनों सही है। तो ऑप्शन ए 4 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा यह प्रश्न सही होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रतिनिधित्व तो का समान था, यानी कि किस समुदाय का प्रतिनिधित्व तो एक समान था। तो पारसी तथा सिख और आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाई और जनजातियां। तो इसमें जो है वह यह प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में किसका जो है वह किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय ईसाई और जनजाति। तो 1946 में संविधान सभा जो थी उसमें भारतीय ईसाई और जनजाति को जो है वह कुल कितनी सीटें मिली थी, इसको छह सीटें, इन दोनों समुदाय को जो है वह छह सीटें मिली थी। और इसके अलावा एंग्लो इंडियन और पारसी समुदाय जो था उसको क्या मिली थी, 3 सीटें। यहाँ पे भारतीय ईसाई दे दिया है, नहीं तो यह भी होता। तो एंग्लो इंडियन और पारसी को 3 सीटें मिली थी। तो इस प्रकार जो है वह हम देखते हैं कि ऑप्शन जो हमारा डी है वह सही हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया। भारत के संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया। तो यह जो है अभी हमने देखा था एक जगह की कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है वह भारतीय संविधान का जो है वह आधार देखा गया। इसी के द्वारा जो है सबसे पहले संविधान सभा को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया था। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो 1942 में जो है वह क्रिप्स मिशन आया, जिसने जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वह संविधान को लागू करने की बात की गई। और क्रिप्स मिशन जो है उसे कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने दोनों ने जो है वह अस्वीकार कर दिया था। और क्रिप्स मिशन जो था उसकी असफलता के बाद जो है वह कैबिनेट मिशन भेजा गया था और कैबिनेट मिशन ने जो है वह संविधान सभा के गठन को जो है वह स्वीकार किया और इसी के आधार पर जो है वह संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन नवंबर 1946 को जो है वह हो गया था। तो कैबिनेट मिशन के आधार, अमाउंट वेतन योजना तो भारत का जो है वह
उसकी स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण से संबंधित थी। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। संसद द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि भारतीय जो है वह संसद के द्वारा, जो हमें ज्ञात है कि उस समय तक संसद भारत की बनी ही नहीं थी, क्योंकि आम चुनाव जो है वह नहीं हुआ था, तो संसद बनी ही नहीं थी। तो उसको अंगीकृत किसने किया था? संसद नहीं, उसको किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। किसने किया था? संविधान सभा ने। तो हमारा यह ऑप्शन गलत होता है। और क्या बोल रहा है? 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो यह भी गलत है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। तो इस प्रकार जो है हमारे यह दोनों ऑप्शन गलत होते हैं और ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी एक अधिकृत नीति में जो है वह शामिल किया। कब? 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में सम्मिलित, यानी संविधान जो कांग्रेस थी उसने पहली बार ऐसा माना कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। और नेक्स्ट है, अगला है कि भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हुआ। कब हुआ? दिसंबर 1946 में। तो दिसंबर 1946 में जो है वह संविधान सभा का गठन हुआ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखिए क्या बोल रहा है? असत्य है। तो कौन कौन से असत्य है? पहला तो असत्य नहीं है, क्योंकि 1934 में ही जो है वह किसने? एम.एन. राव ने जो है वह विचार रखा था। सबसे पहले संविधान सभा का गठन का विचार 1934 में किसने रखा था? एम.एन. राय ने। एम.एन. राय ने जो है, मानवेंद्र नाथ राय का पूरा नाम है, इन्होंने 1934 में सबसे पहले जो है संविधान सभा के गठन का विचार रखा था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है कि इस संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हुआ। तो यह भी सही है। ध्यान देने की योग्य बात है कि कहीं कहीं पे कुछ स्रोतों में यहाँ पे जो है वह नवंबर भी मिल सकता है। तो यह आप घबराने की बात नहीं है, दिसंबर नवंबर ही ज्यादातर स्रोतों में जो है वह होता है। तो यह दोनों आप जो है मान के चलिएगा, क्योंकि चुनाव इसमें हुए थे तो इसी के कारण जो है वह कुछ अंतर देखने को मिल सकता है। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन है वह डी ऑप्शन सही होता है। डी ऑप्शन हमारा सही होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान निर्माताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान निर्माताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है कि संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कि क्या नहीं थे? कांग्रेसी नहीं थे। नेक्स्ट, संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक समान थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे। तो हमारे तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत होता है कि आप देखने से ही पता चल जाता है, क्योंकि इतने बड़े संविधान सभा जो है उसमें जो है वह सभी व्यक्तियों की जो विचारधारा है वह समान तो नहीं ही हो सकती है। तो इस कारण जो है स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। और अगला जो है वह चौथा जो बोल रहा है कि गांधी जो थे वह संविधान सभा के सदस्य थे, तो यह भी गलत है, क्योंकि गांधी जो थे वह गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने जो है वह संविधान सभा में उनकी कोई भी भूमिका नहीं थी और वह जो थे
संविधान सभा में उनका ना कोई भूमिका थी, ना ही वह सदस्य थे। तो हमारे यह 3-4 ऑप्शन गलत होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। यह दोनों सदस्य जो थे वह सही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, युग्मों पर विचार कीजिए तो कौन से सुमेलित हैं। पहला है कि वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में गृह सूचना व प्रसारण मंत्री थे, तो यह सुमेलित है पूर्ण रूप से। अंतरिम सरकार एक गठित की गई थी 1946 में जो है वह, जिसमें मुस्लिम लीग और इसके कांग्रेस के सदस्य थे, तो उसमें मंत्रालयों का जो है विभाजन किया गया था, तो वो उससे संबंधित था। तो और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो यह भी सही है। नेक्स्ट है एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, तो यह भी सही है। नेक्स्ट है जॉन मथाई अंतरिम सरकार में जो है उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, तो यह भी सही है। तो इस प्रकार देखें तो हमारे चारों जो है ऑप्शन वह सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कथन कथन कारण का है, तो देखते हैं कि कथन क्या है। कथन है स्टूडेंट कि किसी भी देश का संविधान उस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं का जो क्या होता है, पिटारा होता है, आकांक्षाओं का पिटारा होता है। और नेक्स्ट है कारण क्या दिया है कि संविधान निर्माताओं का मानना था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतों और शिक्षा सहित गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान युक्त जीवन जीने हेतु सभी आधार प्राप्त होने चाहिए। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो आकांक्षाओं का पिटारा था क्योंकि यह चाहते थे कारण। तो यदि कथन और कारण को क्योंकि यदि आप लगा के पढ़ेंगे तो जैसे कथन यह हो गया कि किसी भी देश संविधान उस देश के नागरिकों का क्या आकांक्षाओं क्या होता है, पिटारा होता है, क्योंकि संविधान निर्माताओं का मानना था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो बुनियादी भौतिक जरूरतों और शिक्षा सहित गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान युक्त जीवन जीने हेतु सभी आधार प्राप्त होने चाहिए। इसलिए किसी देश का संविधान उस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं का पिटारा होता है। यदि इस तरह से आप कथन कारण वाले प्रश्न को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आप प्रश्नों का जो उत्तर है वह सही होगा आपके। तो इस आधार पर देखें तो यह दोनों जो है वह सही है और एक दूसरे की जो है वह व्याख्या करता है, यानी कि आर जो है वह ए की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या दिया है। पहला स्टेटमेंट दिया है स्टूडेंट कि यह संविधान सभा की मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक तथा प्रांतीय मामलों की समिति से संबंधित थे। तो प्रांतीय मामलों की समिति से संबंधित थे। यह स्टेटमेंट जो है वह पूर्ण रूप से सत्य है। नेक्स्ट है कि इन्होंने देशी रियासतों का भारत संघ में विलय करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह भी सही है। नेक्स्ट है यह स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता पश्चात बने अंतरिम मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे। स्वतंत्रता पश्चात बने अनंतरिम मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन जो है वह शामिल थे। तो इसमें कौन शामिल थे, रफी अहमद किदवई यह भी जो है वह शामिल थे, राजकुमारी अमृत कौर यह भी थी, जॉन मथाई भी थे, इसके अलावा जगजीवन राम भी थे, गोपाला स्वामी आयंगर भी थे और श्री गाडगिल भी थी। तो यदि हम देखें तो यह जो सभी थे यह अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो हमारा ऑप्शन जो है वह डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काफी लंबा क्वेश्चन है तो केयरफुली इसको रीड करिए। तो देखते हैं कि संविधान का प्रारूप जैसा विरचित किया गया है वह केवल देश के शासन के लिए
तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इसे जनता के विनिश्चयार्थ यानी जनता के ऊपर छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना ही चाहिए। यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के इस परीक्षण पर खरा उतरना है, संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श में उद्धृत उपरोक्त जो परिच्छेद है का श्रेय किसे है, यानी कि यह जो कथन है, यह पूरा कथन किसको श्रेय दिया जाता है, इसका किसने जो है इसको कहा जाता था। तो यह जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्हीं के द्वारा जो है वह यह कथन कहा गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया है, यानी कि उद्देश्य के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरण से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया है, यानी कि जो उद्देश्य में कहा गया है उसके बाद जो संविधान के अंदर लिखा गया है वह उसको जो है वह प्रमाणित करता है। नेक्स्ट है, यह केवल एक प्रस्ताव भर नहीं है बल्कि यह घोषणा है, यह एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। इसके अलावा इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। तो यह तीनों स्टेटमेंट जो है वह सही होते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो कौन सा, ऑप्शन सी सही होता है, 1, 2 और 3। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है पूछा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं देखते हैं। तो पहला है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या प्रावधान लिए गए हमारे संविधान में। तो राज्यपाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, तो यह भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं, तो यह सही है। ब्रिटिश संविधान से क्या लिए गए हैं, तो संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, यह भी सही है। इसके अलावा आयरिश यानी आयरलैंड से तो नृत्य निर्देशक जो सिद्धांत है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति चुनाव की विधि, तो यह भी जो है वह आयरिश संविधान से ली गई है, तो यह भी सही है। नेक्स्ट है कनाडाई संविधान से। तो कनाडाई संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वह कनाडाई संविधान से, तो यह गलत है क्योंकि यह जो है वह किससे ली गई है, यह ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान से है वह ली गई है। तो हमारा ऑप्शन जो है वह कौन सा सही होगा, यदि इसमें देखें पूछा सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का चक्र हो। तो यह किसने किया था, तो यह किसके द्वारा किया गया था, तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने जो है वह संविधान सभा के समक्ष जो है 22 जुलाई 1947 को जो है वह राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। कब राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को जो है वह संविधान सभा ने इस ध्वज को अपनाया था। और इस ध्वज को किसने जो है वह प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन ए हमारा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट आज का अंतिम क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जैसा कि हमने देखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 11 दिसंबर 1946 को जो है वह
अस्थायी तौर पर इन्हें चुना गया। कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को। जैसा कि हम जानते हैं कि पहली जो संविधान सभा की बैठक थी वह कब हुई थी? वह 9 दिसंबर को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे उन्हें अस्थायी रूप से चुना गया था और 2 दिन बाद जो है इन्हें अस्थायी रूप से चुन लिया गया। तो इस प्रकार आज की यह सीरीज हमारी खत्म होती है। आशा करता हूं कि यह सभी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफी हेल्पफुल होंगे और आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि किसी भी प्रकार की समस्या होती है, कोई प्रश्न पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहां से आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक के साथ, जिसमें 25 क्वेश्चन भारतीय संविधान के कराया जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह मूल अधिकार से संबंधित होगा। तो वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।